Hey, hello everyone. So in this video, I'll be starting with my next series of questions. So जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व किया था 2019 का. सो इस वीडियो में I'll be starting with question number 16 and I'll try and complete maximum number of questions जो भी possible हो in like very less time frame, right? So just one more thing. So in 2019, my score was around 88 or 89. सो मैंने कट ऑफ शायद अराउंड 2 और 3 क्वेश्चंस के लिए मिस किया था. एंड एक रीज़न ये था, मतलब प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाज कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था. मैं काफ़ी पैनिक कर रहा था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल. एंड काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैं इजी क्वेश्चन थे जो कि मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज आई वाज नॉट इवन रीडिंग द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस प्रॉपर्ली, राइट. तो ये सीरीज़ बनाने का वही मेन मोटिव है, जस्ट टू टेल यू गाइज कि उस टाइम पे मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा था एंड सो दैट यू डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स, राइट. तो वही दैट इज द मेन इंटेंशन. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो पहला क्वेश्चन ये है कि मियां तानसेन के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, राइट. नॉट करेक्ट बोला गया है. तो मेरे को टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता था, बट आई वाज एबल टू मार्क इट करेक्टली. तो कुछ कुछ मैंने अच्छे मार्क भी किए थे उस टाइम. तो पहला ऑप्शन देखो, तानसेन वाज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर. ठीक है. नेक्स्ट इज तानसेन कंपोज ध्रुपद्स एंड ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, राइट. तो यार ये काफी जेनरिक स्टेटमेंट है, मतलब इसको आप मतलब जेनरिक सा स्टेटमेंट लग रहा है, मतलब ये मतलब करेक्ट होने का काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. सी थर्ड है कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स, राइट. पेट्रन्स बेसिकली मतलब जिन्होंने इनको पेट्रोनाइज किया था, व्हिचएवर किंग, तो उनके ऊपर इन्होंने सॉन्ग्स लिखे थे. ये भी काफी जेनरिक स्टेटमेंट है, मतलब ये होने के चांसेस ही ज्यादा है रादर देन बीइंग इट रॉन्ग, राइट. थर्ड इज तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागस. तो मैं ये तीन जो ऑप्शन है ना BCD देख के मेरे को लगा ये ज्यादा करेक्ट होने का ज्यादा चांस है. और ऑप्शन ए में रॉन्ग होने का एक चांस ये है कि डायरेक्टली बोला गया कि किसी ने ये टाइटल दिया था. तो ये काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किसी और ने दिया था. तो एक्चुअली वही हुआ, मतलब ये अकबर ने नहीं दिया था उनको टाइटल, इट वाज गिवन बाय सम अदर पर्सन. ठीक है. सो करेक्ट आंसर वाज लाइक दिस वन, ए. ए वाज द करेक्ट आंसर. ये सब काफी जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये मतलब रॉन्ग होने का चांसेस काफी कम था. तो दैट्स हाउ, मतलब यही होता है ना, ये आपको डायरेक्टली शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा. मैं कम लोग को तो नहीं बोलूंगा, मतलब शायद बहुत लोग को पता भी होगा, बट मेरे को पता नहीं था. बट स्टिल आई वाज एबल टू सॉल्व इट बिकॉज आई वाज एबल टू एलिमिनेट कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. आपको भी ऐसा ही करना है. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, आई डिड नॉट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टेड, राइट. बट ये आसान था टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब आसान तो नहीं बोलूँगा, बट दो ऑप्शन में ही रहेगा कि ये पेंटिंग के ऊपर पूछा गया है. एंड ये पूछा गया है कि हु शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट. यार ये यही है ना, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट. तो ये एक्चुअली जहांगीर ने किया था. तो मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा ये सब के बारे में पता नहीं था, बट अभी जो मेरा नॉलेज है आई कैन स्टिल एलिमिनेट, ये दोनों मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा. मेरे को शायद अकबर एंड जहांगीर के बीच में कंफ्यूजन अभी भी होगा अगर मेरे को ये क्वेश्चन आ जाता. बट यार जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग सबसे ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ था ना, एंड इट रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग जहांगीर रूल, राइट. तो ये आंसर भी जहांगीर है. और ये थोड़ा याद रखना कि कौन कौन से जहांगीर के टाइम पे हुए द मेन पेंटर्स, राइट. और अकबर के टाइम पे कौन था, जैसे आई थिंक क्या नाम है, हमजा नामा समथिंग, राइट. वो कुछ कॉम्पोजिशन है जो पेंटिंग्स है बेसिकली, वो सब अकबर के टाइम पे ये हुआ था. तो वो सब थोड़ा देख लेना ना. जहांगीर नामा भी है ऐसा कुछ, राइट. तो वो सब थोड़ा देख लेना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने गलत मार्क किया था. आई थिंक आई मार्क्ड इट लाइक, पता नहीं ये ऐसा क्वेश्चन था टू बी ऑनेस्ट, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए और होने से भी. जैसे ये क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज डायरेक्टली इन लाइक कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, राइट. टेम्परेट अल्पाइन मतलब ट्रॉपिकल के ऊपर है, और टेम्परेट और अल्पाइन जोन मतलब थोड़ा और ऊपर साइड में ही होगा. यार मानस और नामदफा तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो ये, क्योंकि इसका वेजिटेशन इज लाइक ट्रॉपिकल से लेके एवरग्रीन टेम्परेट, ये सब सब रहता है इसमें, राइट. तो इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो. सिमिलरली मानस, ये भी आसाम में आता है और उसमें भी ट्रॉपिकल वाला भी चीज रहता है. ठीक है. तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं.
नेक्स्ट आया न्यूरा वैली एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। तो न्यूरा वैली इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस दोनों में कंफ्यूजन होने से भी हो सकता है ये उत्तराखंड में है। नाउ टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे मेरे को मैं पता नहीं, मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं आई वाज नॉट इवन एबल टू थिंक कि एक्चुअली क्या बोल रहा है, मतलब ऐसा मैं पैनिक कर रहा था। अदरवाइज प्रॉब्लम मैं ये दोनों में आके मैं कुछ एक तो मार्क कर लेता, बट पता नहीं मैं ये मार्क तो किया था, आई थिंक बहुत ही गंदा कुछ मार्क किया था। आई थिंक आई मार्क ए, जो कि एकदम ही रॉन्ग है। तो ये देखो न्यूरा वैली एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा और ऊपर लैटिट्यूड उसका और थोड़ा ऊपर आ जाता है ना, जैसे अल्पाइन हो गया, मतलब ये थोड़ा और ऊपर ही रहेगा, राइट। तो आप इसको मतलब ये एक अच्छा गेस कर सकते हो, ये आंसर वैली ऑफ फ्लावर्स ही है। एंड अभी शायद ये क्वेश्चन मेरे को आएगा तो आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, मैं इसको यही मार्क करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना। तो इसको एलिमिनेट, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी दो में खेलना है तो आपको यही समझना पड़ेगा। अल्पाइन जोन बोल दिया, राइट, थोड़ा और ऊपर आएगा, मतलब वेस्ट बंगाल के ऊपर, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड तो वेस्ट बंगाल के ऊपर ही है, राइट, लैटिट्यूड में। तो उस हिसाब से यू हैव टू मार्क इट, ठीक है। नेक्स्ट इज यार अटल इनोवेशन मिशन, ये काफी स्टैटिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मेरे को पता ही था, इजी क्वेश्चन, नीति आयोग, ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा करने लायक है। नेक्स्ट कमिंग टू दिस यार 20, ये सब ये जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब 2019 20 21, आई थिंक आई हैव मार्क्ड मोस्ट ऑफ देम रॉन्ग, अपार्ट फ्रॉम जो ये वाले होते हैं ना तुम्हारे whichever has been around लोकेशन वगैरह, वो मैं कर लेता हूँ, बाकी ये सब ना मेरे को पता नहीं, जियोग्राफी has been my weak point। बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं दो तो एलिमिनेट कर पाया था। 21 जून क्या होता है, 21 जून को ना समर सॉल्स्टाइज, राइट, एंड 22 दिसंबर में विंटर वाला होता है। और इक्विनॉक्स कब होता है, मार्च 22 या 21 इन सितंबर में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21 जून में क्या होता है, सन का पोजीशन क्या होता है। तो यार शाइन्स वर्टिकली ओवर एट नून ऑन इक्वेटर, ये इक्विनॉक्स में होता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, ये इक्विनॉक्स में होता है, मतलब मार्च और सितंबर का एक पर्टिकुलर डे में ये होता है। ये होता है शाइन्स वर्टिकली ओवर एट ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन, दिस इज ऑन विंटर सॉल्स्टिस, जो दिसंबर में होता है 22 दिसंबर, राइट, ये तब ये होता है। अभी ये टू बी ऑनेस्ट ये मतलब मैं ये दो तो एलिमेंट तब भी कर लिया था, बट मेरे को ये समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या है, डज नॉट सेट बिलो और होराइजन, एंड ये थोड़ा देख लेना, मतलब ये थोड़ा जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट होते हैं, मेरे मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस। इसका आंसर ये है, बट मैंने शायद बी मार्क किया था, तो मैंने रॉन्ग ही मार्क किया था, ठीक है। बट ये दो तो एलिमेंट हो जाने चाहिए थे, 50-50 हो जाता है तो आपको मार्क तो करना ही है। तो ये मतलब ये थोड़ा देख लेना, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन कि इसको आपको समझाने का ना, ये थोड़ा वीडियोस देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली सीजन्स वगैरह, बेसिकली जो अर्थ टिल्टेड होता है ना 23.5, उसके वजह से ये होता है। एनीवे, तो ये क्वेश्चन देखो 21 क्वेश्चन, इट इज टॉकिंग अबाउट कि न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे को समझ भी नहीं आया था, मैं वाज लाइक क्लूलेस, ये क्या पूछ दिया। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा था कि कौन से इनमें से कौन से ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो इंडिया में ऑलरेडी थे, मतलब बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन था, सिंपल मीनिंग। और यहाँ पे देखो कॉटन, अगर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आता तो मैं इजीली कर पाता। कॉटन तो पता है यार, ये इंडस वैली के टाइम से ही है आई गेस, राइट, वीट कॉटन ये सब तो है। देखो ये तीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है ये टोबैको, कोका एंड कोके, मतलब ये रबर वगैरह। आई थिंक ये पोर्टुगीज ने ये सब कुछ कुछ तो इंडिया में लाया था। पोटैटो वगैरह तो ये लोगों ने लाया था, टोबैको रबर भी देख लेना मतलब कौन लाया था, बट इट वाज नॉट, मतलब इंडिया में पहले ये नहीं था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बट द मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड था। आई विल नॉट से इट्स ए इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में, एंड आई डिड नॉट मार्क इट, मतलब आई डिडंट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टेड था मेरा ये, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे आई थिंक 2019 में आई अटेम्प्टेड अराउंड 84-85 क्वेश्चन, टू बी ऑन, मतलब याद तो एक्चुअली नहीं है, बट 84 85 या 86 ऐसा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि इंडिया में मिलता है कि नहीं, बट ये तो घीर में मिलता है, ये तो पता ही है, मतलब मोरली सबको ही पता था। एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN का। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली, ये मेरे को कोई क्लू ही नहीं था, मतलब वेदर इट इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, बट कैमल है, मतलब राजस्थान साइड में होगा तो ऑब्वियसली पंजाब मतलब पाकिस्तान में भी होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट मेरे को ये पता नहीं था, आई डिडंट नो दैट, मतलब अभी सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। वन हॉर्न राइनोज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, यार वन हॉर्न राइनोज तो ऑब्वियसली मैक्सिमम तो असम में मिलता है, काजीरंगा मानस वगैरह में, बट यार वो सब भूटान में मिलता है, मेरे को ये पता था। तो विद दैट नॉलेज आई वाज एबल टू
एलिमिनेट दिस टू, ठीक है। और बाकी मैंने मतलब आई टू का गेस, मैंने यही सोचा, ये मेरे को पता नहीं था कि ये दोनों में से मतलब कौन सा करेक्ट होगा, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा ये सोचा। और गिर इसीलिए थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में आता है ना, गिर मतलब एशियाटिक लायन, मतलब ऐसा काफ़ी मैंने न्यूज़ में या मतलब क्वेश्चंस वगैरह में देखा था कि ये गिर मतलब एशियाटिक लायन के बारे में काफ़ी आता है, राइट। तो मैं वही सोचा कि ये काफ़ी इसी में इंडिया में ही होगा, तो एक्चुअली यही करेक्ट है। तो दैट्स हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये 50-50 तो हो गया था, बट ठीक है, मतलब दैट्स हाउ आई सॉल्व इट। या sorry, फिर से there was some technical issue, so moving to question 24. Basically this question is talking about कि poverty rate, poverty lines different क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखो यार, सी अगर देखो, कॉस्ट स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट, इससे कुछ लेना देना थोड़ी होगा। मतलब अपना जीडीपी अगर किसी कंट्री का ज़्यादा है, किसी कंट्री का कम है, उससे थोड़ी उसका पॉवर्टी लाइन डिफाइन होता है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज, ये भी नहीं है। मतलब दीज आर वेरी काफ़ी वाहियात से ऑप्शंस हैं यार। मतलब ये इसका आंसर एक्चुअली प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट है, और पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पॉवर्टी लाइंस पूछा गया है, मतलब पॉवर्टी लाइन बेसिकली कि किस इनकम के ऊपर यू आर एवर पॉवर्टी लाइन, किस इनकम के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। तो उसका पॉवर्टी रेट से मतलब क्या है, मतलब उसके ऊपर एक्चुअली पॉवर्टी रेट डिपेंड करेगा, राइट। पॉवर्टी लाइन के ऊपर पॉवर्टी रेट डिपेंड करेगा रादर देन पॉवर्टी रेट इम्पैक्टिंग योर पॉवर्टी लाइन, राइट। तो ये उल्टा होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। आसान सा था, आई वाज एबल टू डू इट, मतलब आई वाज एबल टू डू इट, ठीक है। हाँ, तो मतलब मैंने ये डायरेक्टली आंसर कर पाया था, आई वाज एबल टू आंसर इट लाइक विदाउट एनी इश्यूज। तो इसका आंसर ये, मैंने अच्छे से ये बाकी पढ़ा ही नहीं था। मतलब आई न्यू कि ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए होता है ये सब टेक्निक्स ना। सो देयर आर सम आर्टिफिशियल टेक्निक्स ना, जैसे मतलब आप ये सब थोड़ा पढ़ लेना, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस, आई थिंक उसका कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म भी होता है, आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है। वो थोड़ा देख लेना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कुछ प्रोसेस होते हैं, मिरर्स लगाना, ये सब, राइट। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ स्प्रे करना, मतलब काइंड ऑफ वो एल्बेडो वगैरह बढ़ाने के लिए, ये सब, ठीक है। वो थोड़ा देख लेना। तो आई न्यू दैट, मतलब ये मेरे को पता था, ठीक है। ये क्या है, पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था, बट अभी तो अच्छे से पता है कि दीज आर लाइक वेस्ट टू एनर्जी। मैंने ये आई डिडंट अटेम्प्टेड, ये तो पता होना चाहिए। और ये सब की चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वी शुड बी नोइंग, मतलब वी शुड नो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स क्या होता है ना, कोल गैसिफिकेशन टेक्निक, लाइक वेस्ट टू एनर्जी, लाइक कन्वर्शन में क्या क्या टेक्निक्स है अभी फिलहाल ना, तो वो सब थोड़ा हमको पता होना चाहिए अभी जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में होते हैं। तो ये सब के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं। ये 27 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से पार्ट है। यार मतलब दिस क्वेश्चन ना एलिमिनेट करके करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स मतलब डायरेक्टली तो शायद ही बहुत कम लोग को पता है, बट एलिमिनेशन से हो जाता है। यार देखो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अगस्त्यमलाई पता है ना किधर है, मतलब इट्स लाइक तमिलनाडु में होगा, केरला तमिलनाडु के नीचे, ऐसा टाइप के नीचे जगह में होगा ना, मतलब एकदम साउथर्न एंड ऑफ द कंट्री। यार कवल कहाँ पे है, नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, ये सब कहाँ पे, ये तो आंध्र प्रदेश में है ना। ये कवल भी आई थिंक तेलंगाना में है, तो ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इट्स एलिमिनेटेड, राइट। ये मैं भी कर पाया था। ये कौन दिन या कहाँ पे है मेरे को पता नहीं था, ये भी पता नहीं था, बट ये पता है, राइट। पापीकोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में आई थिंक। तो ये फिर से ये एलिमिनेट हो जाता है, पापीकोंडा इज आंध्र प्रदेश। मुकुर्ती आई थिंक इज इन, मुकुर्ती नेशनल, ये तो तमिलनाडु में ही है आई गेस, बट देन ये शायद इसका नीलगिरी का पार्ट है, ठीक है। बट एनीवे पापा, ये पापीकोंडा अगर पता है तो यू कैन एलिमिनेट दैट। यहाँ से देखो इजीली वायनाड है, वायनाड आपको पता होना चाहिए, साइलेंट वैली, ये सब, ये मुदुमलाई, सत्यमंगलम, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नीलगिरी, ये पता होना चाहिए। नीलगिरी के पार्ट बायोस्फीयर में कौन कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे नीलगिरी के अंदर आई थिंक नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली, फिर आपका मधुमलाई, वायनाड, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली, मतलब देखो ये अगर आपको थोड़ा अच्छे से पढ़े हो ना ये सब चीज़, और ये सब इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए ना। मैं जो लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड देख रहा हूँ, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो सब के ऊपर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली तो नहीं आता है कि भाई ये इस स्टेट में है कि नहीं।
वो सब नहीं आता है, बट थोड़ा घुमा फिरा के आता है। 2020 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, जो पापीकोंडा नेशनल मतलब कावेरी रिवर बेसिन किस किस को टच करता है नहीं करता है, ठीक है। तो पापीकोंडा था फिर से वहाँ पे शायद, तो उससे मैं एलिमिनेट कर पाया था क्योंकि कावेरी आंध्र प्रदेश में नहीं जाता है, राइट। तो ये सब थोड़ा आपको जियोग्राफी के मतलब बेसिकली वो जियोग्राफी और एनवायरमेंट मिला के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है। तो ये सब याद रखना अभी, मतलब कभी कहाँ पे कौन से हिसाब से आ जाता है ना। नेयार, पेपारा, कालाकाड, मुंदथराई टाइगर रिजर्व, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ अगस्तमलाई, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, सम स्पेसिस ऑफ दिस इज दैट सम स्पेसिस, मतलब यहाँ पे ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक भी नहीं है, मतलब दिस आर लाइक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये होगा ही कुछ ना कुछ, ये तो पता ही था। मतलब सम स्पेसिस ऑफ मेराइन एनिमल्स मैमल्स आर हर्बीवोर्स, राइट। दिस आर लाइक आई थिंक सी काउ जो डुगोंग होता है ना, तो पता ही है। तो ये तो 3 तो होना ही है, तो इससे आपको ये तो एलिमिनेट हो ही जाता है, 3 तो होगा ही। मतलब फिर भी यू विल नॉट एबल टू, मतलब डायरेक्टली पता नहीं होगा, बट यार मतलब ये काफी जेनरिक स्टेटमेंट्स है ना, तो मैं उसी लॉजिक पे गया, आई वेंट टू डी एंड डी आंसर है। तो ये सब मतलब जेनरिक, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जैसे टर्टल जनरली आपके कार्निवोर्स होते हैं, राइट। बट यार मतलब ये कुछ एक्सेप्शन तो हो ही सकते हैं। टॉर्टोइज जनरली हर्बीवोर होते हैं, ये सब तो पता है, बट एक्सेप्शंस हो ही सकते हैं क्योंकि दिस आर सम यही कीवर्ड सम है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू शुड एलिमिनेट। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि ये करने मतलब ऐसा मार्क करोगे तो करेक्ट होगा ही, बट देन देयर इज चांसेस, गुड एनफ चांसेस, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यार ये तो मैं आई वाज एबल टू डू इट, इसका आंसर आप देख लो एक बार। मतलब इरावती डॉल्फिन डॉल्फिन बोला है चंबल में। चंबल इज लाइक फेमस फॉर यार घड़ियाल, राइट। तो इरावती डॉल्फिन कहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। इरावती ये सब उड़ीसा साइड में होता है, राइट। अभी तो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, चंबल में नहीं था। आई वाज एबल टू मतलब एलिमिनेट दिस, बाकी तो ये पता था महसिर कावेरी में होता है, एंड आई थिंक दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये एक बार देख लेना है महसिर क्या होता है, फिश टाइप होता है आई थिंक, है ना। तो ये एक बार देख लेना, इसका आंसर 1 और 3 है, एंड आई वाज एबल टू, मतलब मैंने करेक्ट भी किया था, आई वाज एबल टू एलिमिनेट दिस वन। माइक्रोबिट क्या है, ये भी मैं कर पाया था। इट वाज हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम, ये मेरे को मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली मेरे को भी याद नहीं कहाँ पे पढ़ा था, शायद कोई मॉक करते हुए मेरे को मैंने पढ़ा था। दीज आर लाइक स्मॉल माइक्रो प्लास्टिक काइंड ऑफ होता है ना, सॉलिड प्लास्टिक होते हैं। एंड तो ये मेराइन इकोसिस्टम का में काफी इशू करता है, राइट। हार्मफुल टू मेराइन इकोसिस्टम, तो ये मैं डायरेक्टली ये सब मैं देखा भी नहीं था, क्योंकि ये मेरे को पता था, ठीक है। तो ये दोनों मैंने करेक्ट किए थे। कमिंग टू दिस वन यार, ये हिमालयन नेटल, टू बी ऑनेस्ट मेरे को अभी भी नहीं पता इसका क्या है आंसर। ये तो करंट अफेयर्स का था, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, डिडंट अटेम्प्ट, और मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा क्या है, देख लेना इसका ना। ये सब थोड़ा मतलब ये टर्म्स वगैरह का आ जाता है, मतलब ना मतलब किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो ट्रेंड से ही पता चलता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं है, एंड ये थोड़ा देख लेना कौन सा आंसर है। और यार ऑब्वियसली मतलब वी डू नॉट हैव टू नो एवरीथिंग, राइट। मतलब दैट्स नॉट इवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपीएससी टू सी कि हमको सब कुछ पता है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक है, अगर आपको पता नहीं यार इसमें क्या ही एलिमिनेट करोगे, इसमें कुछ एलिमिनेट करने का है ही नहीं। मतलब काफी ज्यादा फार फेस्ट हो जाएगा ना, उतने मतलब उतना कुछ मतलब, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी आप एलिमिनेट कर पाओगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्ली देयर कैन बी सम पीपल हु कैन एटलीस्ट एलिमिनेट 1 और 2, बट आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अगर पता है तो आंसर करो, अदरवाइज जस्ट स्किप करने वाले क्वेश्चन है ना, दिस आर लाइक स्किपेबल क्वेश्चन। ये क्या विद रेफरेंस टू, ये मैंने किया था, विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टोटल, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब परसेंटेज वाइज में तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं होता है, बट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये टॉप 5 तो पता होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वाइज किधर सबसे हाईएस्ट है, परसेंटेज वाइज स्टेट में हाईएस्ट है मिजोरम, ठीक है। फिर आता है अरुणाचल, ऐसा करके, और यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट ऑब्वियसली लक्षद्वीप का, आई थिंक 95% के ऊपर उधर फॉरेस्ट कवर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन परसेंटेज वाइज पूछा गया था डायरेक्टली, तो शायद बहुत ही कम लोग को पता होगा, बट एमुलेट करके कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ना, यहाँ पे देखते हैं यार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यार अभी स्टेट मतलब महाराष्ट्र तो ऐसे भी, मतलब अगर एब्सोल्यूट टर्म में भी जाओ वो लास्ट लास्ट में ही था, मतलब ये 4 स्टेट में है ना।
और ये महाराष्ट्र का अगर परसेंटेज हो मतलब एरिया भी सबसे ज़्यादा ही होगा, मतलब काइंड ऑफ ना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इनका ये सबसे दोनों ज़्यादा ही होगा, तो महाराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट क्या आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, राइट? सबसे कम, अच्छा सबसे कम किसका होना चाहिए? ऑब्वियसली महाराष्ट्र, मतलब सी और डी में से कोई होगा, राइट? सबसे परसेंटेज कम महाराष्ट्र में ही होगा। उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, राइट? अभी यहाँ पे उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में आपको थोड़ा, यहाँ पे उड़ीसा ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में छत्तीसगढ़ का ज्यादा है देन उड़ीसा, राइट? अभी आपको ये अगर पता है कि उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पे वो करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे टू तो दोनों में ही सेम है, मतलब मध्य प्रदेश नेक्स्ट आ जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा वही डाउट होता है कि छत्तीसगढ़ बड़ा है या उड़ीसा बड़ा है, मतलब तो आई थिंक छत्तीसगढ़ शायद छोटा ही होगा, एब्सोल्यूट टर्म में भी ज्यादा ही है, तो आई थिंक आंसर इसका सी है। मतलब अभी मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई थिंक सी है। मतलब अब एब्सोल्यूट टर्म में भी ज्यादा है एंड उड़ीसा से शायद छत्तीसगढ़ छोटा ही होगा एरिया में, तो परसेंटेज में भी ज्यादा ही होगा। तो आई वुड हैव, मतलब अभी भी मैं करने चाहूंगा तो सी ही मार्क करूंगा। तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है? फिर ये तो यार बहुत ही जेनरिक सा है कि जो द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा यूज, मतलब ये सब जनरली मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं, मतलब अगर कुछ एक्सट्रीम ज़्यादा कुछ नहीं दिया है तो मैं डी ही जाता हूँ जो। बट यार मतलब 2020 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब डी करेक्ट नहीं थे, मतलब दोज हु हैव गॉन थ्रू द कीज, राइट, लास्ट ईयर का, दे नो कि ऐसे काफ़ी जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ने डी बता के रखा था, यूपीएससी ने काफ़ी अच्छे से उनका लिया है। तो यूपीएससी ने उन मतलब मेनी ऑफ द लाइक साइंस रिलेटेड ऑप्शंस डी नहीं थे, तो थोड़ा केयरफुल होके करना होगा। अगर एक्सट्रीम कुछ दिख जाए, जैसे आई थिंक 2020 में एक्सट्रीम एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था, तो मैंने वो करेक्ट ही मार्क किया था, मतलब आई डिडंट गो इट डी। बट सारे इंस्टीट्यूट डी बता रहे थे, बट यूपीएससी ने एक्चुअली जो मैंने मार्क किया था वही करेक्ट बताया था। बट वही है, मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि जनरली ना, मतलब ये सारे क्वेश्चन में क्या है, मतलब यूपीएससी हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट? तो हुएवर इज द एग्जाम क्वेश्चन सेटर, तो उसको कहीं पे ये दिखना चाहिए ऑथेंटिकेट, मतलब ऑथेंटिक सोर्स से कि ये पॉसिबल नहीं है, इससे तभी वो लाएगा। तो जनरली डी होता है, बट यार मतलब उसका कुछ थंब रूल नहीं है, मतलब यूपीएससी अभी उसके ऊपर भी खेल रहा है, ठीक है? यू हैव टू बी केयरफुल। ये तो बहुत ही जेनरिक सा, मतलब ये तीनों में से कौन सा करेक्ट है? वन और टू तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द, ऑब्वियसली हम पढ़ते ही रहते हैं ना, ये सब ट्रिगर कर सकता है ना रिलीज ऑफ स्टोर्ड जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट, ये तो आर्टिक टुंड्रा में मिलते हैं परमाफ्रॉस्ट के अंदर में, राइट? तो ये भी करेक्ट है। ये मैंने ये रॉन्ग मार्क किया था, मैंने ये मार्क किया था, एक्चुअली करेक्ट इसका डी है। मैं यहाँ पे थोड़ा मेरे को लगा कि आफ्टर ए डेकेड और टू नहीं, मतलब मेरे को लगा उससे थोड़ा कम टाइम में होता है, बट एक्चुअली इसका कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर, मतलब ये स्टैटिक से ही नॉलेज है, अगर आपको पता है तो है, बट मैं और थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा दिया तो मैंने ये मार्क किया था, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ये करेक्ट है, ठीक है? ये भी मैंने ओवर थिंकिंग की वजह से, मतलब यही एक दो क्वेश्चन थे ना जो मैं काफ़ी ओवर थिंक करके, नहीं तो मेरा उस टाइप भी हो जाता। ये देखो यार, मैं ये सोचते रह गया कि यहाँ पे क्वेश्चन बायोमास बर्निंग से क्या, मतलब बर्निंग ऑफ बायोमास रेसिड्यू से क्या क्या निकलता है। मैं ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो मैं सोचता रह गया कि ये नहीं होगा भाई। ये तीन तो मेरे को भी पता था ये होगा ही, बट यहाँ पे ये तीन ऑप्शन ही नहीं थे, 1 3 4 था ही नहीं। और उस बार इसको लेकर काफ़ी डिबेट हुआ था, तो मैंने इसमें ना 3 को एलिमिनेट करके, मतलब आई थिंक 1 और 4, मतलब आई वेंट 1 और 4, जबकि इसका आंसर 1 2 3 4 दिया है। मतलब ये सब क्वेश्चन में ना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब शायद जिसने सेट किया है उसको कहीं पे ये मिल गया था, ओजोन भी रिलीज होता है। ट्रिकी है यार, मतलब बट सेफ सेफ बेट ये होता है कि डी में जाओ, मतलब ये सब चीज़ों में ना क्या रिलीज होता है नहीं होता है, मतलब मतलब हो ही सकता है, मतलब बट मैं उसी लॉजिक से गया था, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है उस लॉजिक से गया था, बट एनीवे मेरा रॉन्ग हुआ, तो ये करेक्ट है। ये तो आई वाज एबल टू आंसर दिस। ब्लैक सी का तो पता ही होना चाहिए, क्रोएशिया है नहीं, है ना? ब्लैक सी का तो यार रोमानिया बुल्गारिया जो जो है, मतलब
अभी तो मेरे को मतलब दिस इज इजी, जॉर्जिया वगैरह होता है राइट रोमानिया, जॉर्जिया, टर्की, रशिया एंड ऑल। क्रोएशिया तो कोई पे है नहीं, तो इससे आप 2 एलिमिनेट कर सकते हो राइट, 3 से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। इसका 1 3 4 है आंसर, कुछ करना ही नहीं है। कैस्पियन सी तो पता है ना, कितर, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया एंड रशिया राइट। रेड सी का तो सीरिया है नहीं यार, रेड सी में डीजी, डी डबल एस ई ऐसा करके होता है ना, जिबूती, फिर इजिप्ट, एरिट्रिया, फिर सूडान एंड सऊदी एंड यमन, ऐसा कुछ है, देख लेना। मतलब ये सब ऑब्वियसली यू हैव टू नो, ठीक है। ब्लैक सी भी पता होना चाहिए। ये सब मेडिटेरियन सी तो यार होता ही है, तो मेडिटेरियन सी में ना वो जो अफ्रीकन के ऊपर मोरक्को तो है ही, मतलब ये तो पता ही है, मोरक्को के एकदम एकदम लेफ्ट, अफ्रीका के एकदम लेफ्ट मोस्ट है ना, तो ये तो हो गई। तो ये इजी था, मतलब एलिमिनेट करके हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, मैं यहाँ पे कंफ्यूज तो इसी पे इन दोनों भी था। मैं आई वेंट टू चाइना, जबकि वो रॉन्ग था, आंसर वाज इंडिया। मतलब ये सब अगर यार उस टाइम पे अगर करंट अफेयर्स में शायद कहीं पे आया होगा कोई न्यूज आर्टिकल में कि इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ऐसा कुछ ना, तब मैंने तो पढ़ा नहीं था। तो ये तो मैं एलिमिनेट कर पाया था। एंड और एक चीज़, मैंने अब तक हिंदू का एक भी कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है मैंने 3 साल में। मेरे को हिंदू अच्छा नहीं लगता, मैंने कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। मतलब मैं राव जायस का, डीएनएस का भी कवर देख लेता हूँ, जबकि वो वसावा उपिन सर का होता है, बाकी मैं वो सब भी नहीं देखता हूँ। मतलब पता नहीं, लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर एकदम इम्पोर्टेंट है, बट एटलीस्ट लिम्स पर्सपेक्टिव से तो मेरे को नहीं लगता। मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। बट हो सकता है शायद अगर पढ़ता तो ये क्वेश्चन भी पता होता, बट यार वो मतलब पता नहीं, मेरे को ये नहीं लगता कि दिन में मैं 1.5 घंटा न्यूज़पेपर के ऊपर लगाऊँ। बट ठीक है, मतलब जो कर रहे हो तो करो, कोई इशू नहीं है, बट मैंने कभी नहीं किया। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था यार, मतलब शायद वो करंट अफेयर्स रिलेटेड था, मैंने मेरा पढ़ाई इतना अच्छा नहीं था एक्चुअली। ये आई थिंक पेस्टिसाइड था, मेरे को पता नहीं था, तो आई डिड नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड। तो अभी रिसेंटली ना ये ऐसा ही एक लास्ट ईयर कुछ हुआ था, ये हमारे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह को बैन किए थे, ठीक है। तो वो देख लेना यार, मतलब ये सब उसी मतलब डायरेक्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा देख लेना, मेरे को भी देखना है, मतलब मैं भी देख लूंगा, क्योंकि मैं भी अटेम्प्ट कर ही रहा हूँ इस बार भी। आई विल आल्सो हैव टू सी, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऊपर काफी डिबेट हुआ था, काफी क्या बोलते हैं हमारे जो भी ये है ना, हमारे यार विजन आईएएस जो भी है, इनसाइट्स आईएएस जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से, उन्होंने अलग अलग दिया था। देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यार ऑल द काफी एक्सट्रीम से नहीं है, मतलब रामसर, आपको पता ही है कि रामसर के अंडर में कितने वेटलैंड्स आते हैं, मतलब हर साल चेंज होता रहता है, अभी तो 50 के ऊपर हो गया राइट। मतलब रिसेंटली काफ़ी ऐड हुए हैं, आई थिंक 48 या 49 है शायद, मतलब वो भी देखना पड़ेगा मेरे को एक बार ना। बट यार ऑल द वेटलैंड्स तो नहीं होगा, तो ये आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, तो इससे 1 और ये तो एलिमिनेट हो जाता है, तो 3 करेक्ट है, उसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। वेटलैंड्स एक रूल्स है वेयर फॉर्म बाय गवर्नमेंट इन द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। मैंने पता नहीं, मेरे को लगा हाँ वही होगा, उसके ऊपर ही, मतलब ये ट्रिकी था यार, मतलब दिस वाज ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट। मतलब जनरली अगर कोई कन्वेंशन, मतलब वेटलैंड कन्वेंशन अगर गवर्नमेंट बना रहा है, तो पूरा पूरी शायद ये भी है, मतलब पूरा पूरी वाई वुड आई फॉलो कि ये किसी का ये है, मतलब रिकमेंडेशन है रामसर कन्वेंशन का, मैं उसी के ऊपर बनाऊंगा, वो भी रॉन्ग है। मेरे को थोड़ा शायद सोचना चाहिए था, एक्चुअली इसका आंसर 3 है, मतलब इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग ही शायद कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठाया गया था, उनके ऊपर बनाया गया था, बट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। ये ट्रिकी सा था, मतलब अभी भी मैं शायद ये करने जाऊंगा तो अभी शायद रियलाइज करूंगा कि यार हाँ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा पूरी एक इंडिपेंडेंट कंट्री अपना खुद से ही बना सकती है। मतलब ऑब्वियसली इट माइट बी ड्रिवन और थोड़ा मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, बट नॉट डायरेक्टली एंटायरली फ्रॉम द रिकमेंडेशन, है ना। ये तो चलो वही है, सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड तो पता ही एग्रीकल्चर का है। मीथेन एमोनिया करती है, कैटल रिलीज ना, मीथेन एमोनिया सब करती है, पोल्ट्री, ये मतलब आसान ही बोलूँगा यार, मतलब ये सब क्वेश्चन मतलब काफ़ी जेनरिक से ही है, मतलब ये सब तो आपको मार्क करना ही है, मतलब यू हैव टू मार्क दिस करेक्टली, है ना।
पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये सब तो पता ही है ना कि अब हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर में इट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीएचजी एमिशंस, राइट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मीथेन वगैरह, राइट। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था, उसके ऊपर ही इन्फ्लुएंस था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर डी है, मतलब ये मैंने सही मार्क किया था और काफ़ी जेनरिक से यार, मतलब होंगे। ये मेरे को कोई आइडिया नहीं था, इसका आंसर आई थिंक वाटर रिजर्वर्स है। मेरे को आई डेंट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे नॉट अटेम्प्टेड है, मतलब बाकी नेक्स्ट पॉलिटी इकोनॉमी जब आएगा ना, मैंने सब कुछ ही ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था। क्लाउडी नाइट फिर से वही, मेरे को ये कॉन्सेप्चुअल जो जियोग्राफी, आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस ना, मतलब ये देख लेना ना, इसका एक्सप्लेनेशन तो किसी एक इंस्टीट्यूट के जो उसमें होगा ना वो पढ़ लेना, मतलब दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट यार, मतलब शायद मैं अभी एक तो एडमिट कर ही दूंगा, बट क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, द अर्थ सरफेस वुड बी, मतलब एक दो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट बेटर होगा आप लोग ये मैं ये आई थिंक मैंने मार्क कुछ किया था, मतलब बट रॉन्ग था, आई मार्क इट रॉन्ग। तो ये सब ना कॉन्सेप्चुअल जो जियोग्राफी एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है ना, तो आजकल आ रहे हैं और मैं पता नहीं हर बार ही रॉन्ग करता हूँ। 2021 में भी रॉन्ग किया हूँ, मतलब दैट्स नॉट माई फोर्टे। ये क्वेश्चन देखो, in the context of proposals to use hydrogen enriched CNG on buses, main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emission. Elimination, extreme statement, देखते ही इसको, मतलब देखते ही ये दोनों हटाओ, खत्म। तो आपका फिर क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, इधर 2 और 3 करेक्ट है या तो 4 करेक्ट है। अगर 4 देख लेते हैं, HCNG makes the fuel less expensive than CNG यार, मतलब अगर किसी हाइड्रोजन, मतलब ऑब्वियसली इसका अलग प्रोसेस होगा, राइट, हाइड्रोजन एनरिच, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक्सपेंसिव होगा रादर देन बीइंग लेस एक्सपेंसिव। फिर भी छोड़ दो, मतलब श्योर नहीं हो, राइट। अभी 2 एंड 3 में देखते हैं, एक भी अगर आपको पता है कि करेक्ट है तो आंसर बी होगा। HCNG is fuel reduces कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन, एकदम जेनरिक सा स्टेटमेंट है। अगर ये सब इसका बेनिफिट्स नहीं होता तो कोई क्यों हाइड्रोजन एनरिच ये सब करेगा, है ना। तो मैं तो ये लॉजिक के ऊपर गया था एंड इट वाज करेक्ट। यही सब लॉजिक काम आता है यार, मतलब यही सब करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सोच के वहाँ पे देखो, ये देखो ना, काफी हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी, ये मतलब काफी एक 1/5 आ जाता नहीं, ये इस पे यूपीएससी खेल भी सकता था, 1/3 1/4। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है कि इसको आप, मतलब अगर आपको पता है तो है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, बट इट्स इस पर मतलब एकदम काफी पक्के से नहीं मार्क कर सकते, बट दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ पक्का टू, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर ये है, तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था एंड इट वाज करेक्ट, मैंने करेक्ट ही किया। ये तो भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यार 44th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट में सारे मतलब ऐसे चीजें किया गया था कि जिसमें इमरजेंसी के टाइम में, राइट, तो इट वाज लाइक डन टू एम्पावर द एग्जीक्यूटिव जुडिशियल जुडिशरी, उनका लेजिस्लेचर का पावर्स को मिनिमम मतलब रिड्यूस किया गया था, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 44 में सब उल्टा कर दिया गया था, मोस्ट ऑफ द provisions that were brought through 42nd amendment to empower the executive और make it like sacrosanct, right, कि वही मेन है, बाकी ऑर्गन को पावर मिनिमाइज करने के लिए किया गया था। तो 44 में काफी सारे और रिवोक कर दिया गया था, तो ये उल्टा होगा, ये 42nd में शायद ये हुआ होगा, ठीक है। बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू ये हो ही नहीं सकता 44 में, ये मतलब लॉजिक टाइप का है, मतलब ये सब आपको पता होने चाहिए, कुछ कुछ बड़े बड़े अमेंडमेंट, राइट, 42nd 44 फर्स्ट अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 24 25 29, जिसमें वो सब आपका कंट्रोवर्सी हुआ था, राइट, वो फंक्शनल सॉरी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में फाइनली केशवानंद भारती केस, तो वो सब थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, आई वाज एबल टू डू इट करेक्टली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट वायलेटिव होता इंडिया, ये तो यार 99th अमेंडमेंट कौन सा है, तो ये बेसिक, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, you have to know these amendments, otherwise you will not be able to solve this question, right। तो मैं लास्ट 1-2 साल में देख रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट पर्टिकुलर कुछ कुछ फेमस अमेंडमेंट्स है ना, नंबर्स,
तो पता होने चाहिए। ये ऑब्वियसली हमारे अब तक 104 या 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ना, तो वी प्रॉब्ली विल नॉट बी नोइंग ईच एंड ऑल एवरीथिंग, बट जो इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए। 99th अमेंडमेंट वाज बेसिकली आई थिंक जो इंडियन जुडिशियल सर्विस जो बनाया गया था ना, जिसमें फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस, तो इसको आई थिंक ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। ठीक है, जीएसटी का देख लेना, आई थिंक 101st आई थिंक जीएसटी है। ठीक है, 99th ये होगा, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन पे आते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये सब मैंने करेक्ट किया हुआ, आई थिंक नहीं, मैंने ये करेक्ट किया है। The motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the speaker। यार ये रिजेक्ट कर सकता है स्पीकर, है ना, आई थिंक रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज का रिमूवल का प्रोसेस सेम ही है। एक मोशन आई थिंक लोकसभा का 50% चाहिए, 10% ऑफ लोकसभा जिस भी हाउस से वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो 10% का चाहिए, फिर स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर हैज द राइट टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। तो 1 and 2 तो नहीं होगा, मतलब ये वाला और ये वाला नहीं होगा, 1 is wrong। Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity, मतलब Constitution of India define, मतलब जैसे आ जाता है ना, मतलब मोरलेस Constitution of India काफी कम चीजें डिफाइन किया है। एक बार देख लेना, आर्टिकल 366 में काफी चीजों को डिफाइन भी किया है, SC, ST, रेलवेज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट योर, क्या बोलते हैं, और कुछ काफी चीजों को वहाँ पे डिफाइन भी किया है, मतलब तो वो थोड़ा देख लेना, 366 में ही है शायद, 366 देख लेना, मतलब नॉट वेरी श्योर, शायद 366 ना। ये दो तो रॉन्ग है, बट उससे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हो रहा, वी आर एबल टू एलिमिनेट वन ओनली, ऑप्शन ए। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस आर देयर इन द, ये तो मतलब काफी जेनरिक सा है, तो इसमें होगा ही, तो 3 तो करेक्ट है, ये तो दोनों में दिख रहा है। अभी देखो 4, मतलब यू कैन ओनली आंसर इट करेक्टली आप अगर आपको 4 वाला पता है कि नहीं। If the motion of the impeachment of the judges taken away, the law requires the motion to be backed by each of the house and supported by majority of total membership of the house and by not less than 2/3। मतलब basically it's talking about special majority, right, जो कि actually correct है। तो ये आंसर है इसका 3 and 4 है, स्पेशल मेजोरिटी का ही बात कर रहा है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी को इन्होंने इतना बड़ा सा स्टेटमेंट में डाल दिया। यार ये स्टेट क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था ना, मतलब आई थॉट क्या यार ये तो कभी भी नहीं होगा, बट समहाउ आई केप्ट माय कूल एंड आई वेंट थ्रू दिस एंटायर थिंग, पूरा अच्छे से पढ़ा था। जो पॉलिटी के लोग हैं ना, मतलब जिसको पॉलिटी थोड़ा अच्छे से पता है, तो ये कर पाएंगे। और थोड़ा क्वेश्चन का वॉल्यूम देख के लगता है यार क्या है, मतलब क्या दे दिया है, बट एक्चुअली काफी आसानी था, मतलब दिस वाज डूएबल। 9th शेड्यूल कब आया था, मतलब सबसे फर्स्ट की तो हुई था फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट, जवाहरलाल नेहरू, ये मेरे को पता था, एज एबल टू डू इट, मतलब उसी में तो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर था। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए, मतलब इफ यू आर अ डिसेंट एस्पिरेंट, मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था 9th शेड्यूल, राइट। ठीक है, तो कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय इंडिया, ये मेरे को नहीं पता था कि कब हुआ था, बट ये आसान सा क्वेश्चन है, मतलब टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। ये तो कभी मतलब अभी भी चल रहा है इंडिया का, इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, अभी भी कोल को इंपोर्ट करता ही है। इंडिया का कोल ग्रेड भी काफी अच्छा नहीं है, बिटुमिनस एंथ्रासाइट तो काफी कम जगह मिलता है, शायद जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है सिर्फ बिटुमिनस है, एंड कोकिंग ग्रेड कोल का भी मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है इंडिया में, है ना, तो इंडिया इंपोर्ट्स कोल। ठीक है, आपको ये पता है, तो ये यू कैन एलिमिनेट इजीली दिस 3, राइट, तो आंसर इज 1। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है, आपको ये अभी पता होना चाहिए कभी कहाँ पे ये यूज हो जाए, राइट। तो मतलब कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन के ऊपर काफी काम किया था भाई। 1969 का था शायद, आई थिंक बैंक वाला, राइट, जो पहला हुआ था वो सब देख लेना, जो डीसी कुपर केस है, शायद हाँ 14 बैंक्स को तब भी किया गया था 1969। ठीक है, तो अभी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सर्टेन पोस्ट ओवर, ये तो काफी जेनरिक है, मतलब कुछ कुछ पोस्ट को एग्जाम करता है ऑफिस में प्रॉफिट, मतलब फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये हो सकता, मतलब होना चाहिए, मतलब आई वुड से, राइट। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम, ये किसी को भी नहीं पता होगा टू बी ऑनेस्ट, अगर 10 लाख लोग दे रहे हैं, मतलब पता नहीं अगर पता नहीं अगर टू बी ऑनेस्ट आई वुड से, मतलब 1% लोग को शायद पता होगा, बट
और यूपीएससी चाहता भी नहीं है, यूपीएससी जिसने बनाया भी क्वेश्चन ना उसको भी ये लेना देना नहीं कि आपको पता है कि नहीं, मतलब इससे आप ना सॉल्व कर पाओगे, आपको कुछ लेना देना, ये ऐसा स्टेटमेंट है ना, यूपीएससी ये जानना भी नहीं चाहता है वेदर यू नो कि वेदर इट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स और 50 टाइम्स और 500 टाइम्स, राइट। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है, इसको छोड़ो अभी। तो पहला वाला करेक्ट होना चाहिए, मतलब ठीक है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड, मतलब फिर से वही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड, वेल डिफाइंड, तो नॉट, इट वाज नॉट, इट इज नॉट डिफाइंड, राइट। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अबाउट दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थिंग, राइट। तो आंसर इज 1 and 2 डायरेक्टली, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई वाज एबल टू डू इट। ऑफिस इन प्रॉफिट के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा देख लेना। प्रद्युत बदुले का कुछ केस था आई थिंक, बीजेपी का, और एक है ना ये वेस्ट बंगाल का एमपी स्वपन दासगुप्ता, उसके ऊपर भी एक, मतलब उनके नाम पे भी एक केस है कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ना, वो सब देख लेना, मतलब जजमेंट नॉट केस। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल एंड भी डिक्लेयर नल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, मैंने पता नहीं, थर्ड शेड्यूल तो यार मतलब ओथ्स के ऊपर है, राइट, किस किस का ओथ क्या है, ये तो ऐसे एलिमिनेट। 12th शेड्यूल क्या है, अर्बन बॉडीज, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। 5th एंड 9th शेड्यूल में पता नहीं कितना ओवर थिंक करके मैं 9th शेड्यूल पे चला गया, क्योंकि 9th शेड्यूल थोड़ा बहुत तो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के ऊपर था, राइट। तो मैं सोचा उसके ऊपर है, बट इजी है इसका आंसर यार, 5th शेड्यूल, मतलब अभी तो मैं ये गलती नहीं करूंगा, पता नहीं उस टाइम पे मैंने किया था ये गलती, तो इसका आंसर 5th शेड्यूल है। मतलब थर्ड एंड 12th तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, और शेड्यूल्स अच्छे से पढ़ लेना यार, 12 शेड्यूल है, मतलब ये तो जानना ही है, फर्स्ट शेड्यूल से लेके क्या है 12 शेड्यूल में, सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So I think that's it. I don't have any other slides. So in the next video, I'll start with from 51, and I'll try and complete the rest, जो भी 50 questions in the next 2 videos. ठीक है? So if you guys are liking these videos, तो बताओ मेरे को, and I'll upload the next videos soon. कुछ भी अगर हेल्प हो रहा है तो मेरे को बताना, मतलब इफ़ यू गाइज फील कि अगर इसमें से मतलब इफ़ यू गाइज विल बी एबल टू use it somewhere, right, in the next mocks or the entire exam, like actual exam, तो just let me know, ठीक है। और कुछ improvement करना है कि और थोड़ा डिटेल देना है तो मेरे को भी बताना, ठीक है। All right, thank you guys, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Thank you.